सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस आज के दिन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। अब अच्छी परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिली थी उसका अगर रीज़न देखोगे तो कुछ खास रीज़न आपको देखने को मिलेगा नहीं। बट आज के दिन जो कंपनी में तेज़ी देखने को मिली थी वैसे ही तेज़ी रिसेंट टाइम्स में कंपनी में एक और बार भी देखने को मिली थी। बट उस टाइम एक न्यूज़ था। न्यूज़ ये था दोस्तों कि दीपक नाइट्राइट की एक सब्सिडरी है जिसने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत की थी, जिसके लिए 85 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया था। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दहेज गुजरात में था। तो एग्जैक्ट इसके डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखो, मेंशन किया गया है कि दीपक नाइट्राइट की जो सब्सिडरी है वो दूसरी हाइड्रोजनस प्लांट की शुरुआत की है दहेज में। और ये कौन सी सब्सिडरी है भाई? तो ये सब्सिडरी का नाम है दीपक केमटेक लिमिटेड, जो कि बहुत पुरानी नहीं है। आई थिंक 22 और 23 के आसपास की इसकी शुरुआत डेट आपको देखने को मिलेगी। तो दीपक नाइट्राइट ये जो न्यूज़ हमें सुनाई थी ये बिजनेस के एक्सपेंशन से रिलेटेड न्यूज़ था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले कल में इसका इफेक्ट कंपनी के बिजनेस में देखने को मिलेगा भी। बट आज के दिन की बात करें तो कंपनी में जो तेज़ी देखने को मिली है उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी ने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं अपने Q3 के। 12 फरवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाली है और उस बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कंपनी के Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप दीपक नाइट्राइट के इन्वेस्टर हो तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो। बाकी दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो रिसेंट टाइम्स में इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी खराब रहती हुई देखने को मिली है। 52 वीक हाई से देखोगे, ऑल टाइम हाई से देखोगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस खराब दिखेगी। बिजनेस में ग्रोथ कुछ खास अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। बट इस पीरियड में अगर प्रोमोटर्स की कन्विक्शंस के रिकॉर्ड को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। दिसंबर 2025 में दीपक चिमनलाल मेहता जो कंपनी के प्रोमोटर हैं उन्होंने 57,448 शेयर्स कंपनी के खरीदे थे, जिसके लिए 8.8 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था। उसके अलावा दोस्तों एक प्रोमोटर ग्रुप भी है, उन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। तो देखा जाए कंपनी का रिसेंट परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं है, बिजनेस की परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा नहीं है। बट प्रोमोटर ग्रुप अगर मान लो कंपनी के स्टिक्स खरीद रहे हैं छोटे नंबर से ही, तो एक तरह से उनकी कन्विक्शन इस कंपनी में पॉजिटिव हमें ज़रूर देखने को मिलती है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस चीज़ को भी नोट करो, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों कल के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगी। भले मार्केट कल के दिन ऑफ रहेगा बट ये कंपनी फोकस में रहेगी, क्योंकि कल के दिन कंपनी के आने वाले हैं Q3 के अर्निंग्स। और अभी रिसेंट में CDSL की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। 52 वीक हाई से गिरावट 28% की इस कंपनी में आपको देखने को मिली है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वैल्यूएशन। एक टाइम पे कंपनी 80 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे आपको देखने को मिल रही थी और इस टाइम कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसमें ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के प्रॉफिट की। बट अभी पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू मात्र 4% से ग्रो किया है और प्रॉफिट में ग्रोथ हमें मात्र तो बोलना गलत होगा, यहाँ पर कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। और ऐसे नंबर की बेसिस पे 80 का वैल्यूएशन कंपनी मेंटेन कर ले इसकी पॉसिबिलिटी जीरो होती है। इसी वजह से रिसेंट टाइम्स में कंपनी के वैल्यूएशंस में और कंपनी में दोनों में करेक्शन हमें देखने को मिली है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अचानक से कंपनी का बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, इसके रीजंस क्या है। तो सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम देखें दोस्तों 2025 का डेटा स्टॉक मार्केट का, तो 2025 का जो स्टॉक मार्केट में डिमैट अकाउंट ओपन हुए हैं वो 6 ईयर लो पे है। यानी कि 2020, 21, 22, 23, 24, 25 हर साल जितने डिमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, 25 को अगर कंपैरिजन करोगे 2020 से, तो 2020 से भी ये नंबर कम आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप क्लियर कट समझ लो कि रिसेंट टाइम्स में जो मार्केट ने खराब परफॉर्म किया है उस वजह से लोग मार्केट के साथ जुड़े कम हैं, और जो पुराने लोग थे उन्होंने भी मार्केट से एग्जिट लिया है एफआईएस के स्टेक्स बेचने के इंटरेस्ट को देखते हुए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सीडीएसएल के जो बिजनेस है उसमें वैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रही है जैसी परफॉर्मेंस पहले हमें देखने को मिलती थी। बट ऐसा नहीं कि ये हमें परमानेंट होता हुआ दिखेगा। स्टॉक मार्केट में गिरावट या तेजी परमानेंट नहीं होता है। तेजी अगर वन साइडेड चल रहा है तो एक टाइम पे वो करेक्शन दिखाएगा, गिरावट वन साइडेड चल रहा है तो एक टाइम पे रिकवरी आएगी। तो जब रिकवरी आएगी, स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा, तब सीडीएसएल जैसी कंपनीज के बिजनेस भी आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कल के दिन कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और सीडीएसएल के अगर टेक्निकल्स को प्रॉपर अच्छी तरह से एनालिसिस होकर देखना है आपको, तो आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर सीडीएसएल के टेक्निकल्स को आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बात करें दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, अगली कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआईएस ने सबको चौंकाया है। 2025 में एफआईएस ने अच्छी खासी बिकवाली की थी। एवरी क्वार्टर मैक्सिमम कंपनीज के स्टेक्स में एफआईएस की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बट अभी एफआईएस के स्टेक्स इस कंपनी में देखोगे तो पिछले क्वार्टर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले थे, बट इस क्वार्टर में तो और भी भयंकर तरीके से इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। 24.64% स्टेक सीधा बढ़कर 36.76% स्टेक हो गया है। एफआईएस की कन्विक्शन इस कंपनी में काफ़ी अच्छी रही है। इनफैक्ट पिछले एक साल में भी इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिला है। अगर एक साल से पहले वाला परफॉर्मेंस देखोगे तो वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस खराब दिखेगा। पिछले एक साल में बेहतर इसलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जो कंपनी लगातार अर्निंग्स स्लो रिपोर्ट कर रही थी वो आगे चलकर बेहतर रिपोर्ट करने वाली है। अगर पिछले एक साल के प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका रीजन था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि एक्सपेक्टेशन में है कि Q3 Q4 में रिकवर करेंगे, और इससे कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रोविजन घटता हुआ दिखेगा। और ये सारी चीज़ें हमें क्लियर कब होती हुई देखने को मिलेगी, जब कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी। तो रिजल्ट के डेट्स भी ऑफिशियली डिस्क्लोज हो चुके हैं। कल कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कल कंपनी के Q3 के अर्निंग्स देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब किताब के देखने को मिल गए तो फिर काफ़ी अच्छी बात है, और एक्सपेक्टेशंस अगर खराब होता है तो हो सकता है रिसेंट टाइम्स में जो कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है उसकी एक करेक्शन हमें देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों का भी आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों एंजल वन। रिसेंटली एंजल वन ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के साथ दोस्तों कंपनी ने 30 रुपये का इंटरम डिविडेंड दिया था, और साथ में 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।